हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अपने लास्ट वीडियो में मुख्य रूप से जो गोरखा शासन है उसको समझने की कोशिश की थी और उस क्रम में हमने गोरखाओं का किस तरीके से एक छोटे से नेपाल के एक छोटे से राज्य के रूप में उनका किस तरीके से उद्भव हुआ और उसके बाद उन्होंने 18th सेंचुरी के बाद अपने पश्चिम की दिशा की ओर प्रसार करना शुरू किया। धीरे धीरे वो काली नदी को पार कर गए और कुमाऊं पर उन्होंने 1790 में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके अगले ही वर्ष हमने देखा कि उनका गढ़वाल पर भी हमला होता है, लंगूरगढ़ की संधि होती है, लेकिन वहाँ से फिर गोरखों को वापस आना पड़ता है। लेकिन उनके मन में गढ़वाल विजय की बात रहती है और जब 1803 में श्रीनगर में भूकंप आया होता है तो उसी समय गोरखों की जो सेना होती है वो गढ़वाल के पोर्शन पर अटैक करती है और 1804 में वो पूरा गढ़वाल का जो पोर्शन होता है वो गोरखों के अधीन चला जाता है। गोरखे यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो अब यमुना नदी को पार करके जो पश्चिम का इलाका था सतलज नदी तक का, तो वहाँ तक उनका पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो गोरखे जो काठमांडू से लेकर सतलज नदी तक का उनका पूरा साम्राज्य स्थापित होता है। तो ये गोरखों के शासन से जुड़ा हुआ कुछ पोर्शन था। उसके बाद हमने गोरखों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने देखने शुरू करे थे। तो उसी को अगर हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं तो आज भी हमारा जो टॉपिक होगा वो है गोरखा शासन। और अगर हम पूरे गोरखा शासन की बात करें तो वो कुमाऊं में 1790 से 1815 तक माना जाएगा और दूसरी तरफ गढ़वाल में वो 1804 से 1815 के बीच में माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिटेल से देखी हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। अब हम इसके आगे का जो पोर्शन था, क्योंकि कोई भी साम्राज्य था तो उसकी जो बुनियाद होती है वो उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। तो गोरखा शासन के समय आय का मुख्य स्रोत क्या था वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें यहाँ पर अब हमें कवर करनी है। पहला पोर्शन जो होगा इसमें वो है गोरखा साम्राज्य का आय का स्रोत। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो पहली चीज है कि गोरखों के आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? भूमि कर हुआ करता था। तो जिस तरीके से हमने पंवार राजाओं को देखा था या चंद्र राजाओं को देखा था, तो उसी तरीके से गोरखों ने भी जो अपनी आय का महत्वपूर्ण स्रोत उस समय देखा तो वो भूमि कर ही देखा। भूमि कर जो था वही इनकी आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। और जो भूमि कर का प्रबंधन था, लेकिन जो भूमि कर प्रबंधन हुआ करता था गोरखों का, वो ज्यादा संगठित नहीं था। क्योंकि गोरखे एक बहुत बड़े आक्रमणकर्ता के रूप में कुमाऊं और गढ़वाल के पोर्शन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। शुरू में जो उनका साम्राज्य था वो तलवार के बल पर ही शासन लाया गया था। तो वो मुख्य रूप से अत्याचार पर पूर्ण उनका शासन होता था। वो अपनी आय के स्रोत खोजने का ज़बरदस्ती काम करते थे और इस वजह से उसको बहुत संगठित नहीं कहा जा सकता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनका जो शासन था उसको हमने देखा था अत्याचारपूर्ण शासन हुआ करता था। अत्याचारपूर्ण
शासन हुआ करता था, किसका? गोरखों का। और इस अत्याचारपूर्ण शासन के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो गोरख्याली शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा है। तो अत्याचारपूर्ण शासन के कारण जो विकासात्मक गतिविधियाँ थीं वो ठप हो चुकी थीं। क्या हो गया था कि वो विकासात्मक गतिविधियां कम हो गई थीं और इसकी वजह से जो आय थी इस राज्य की, गोरखा साम्राज्य की जो आय थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो गोरखा साम्राज्य की आय के स्रोत के रूप में हमने जो पहला पॉइंट कवर किया वो भूमि कर के रूप में देखा हमने कि आय का सबसे पहला स्रोत जो है वो भूमि कर है। दूसरी तरफ हमने ये समझा कि जो भूमि कर का प्रबंधन था गोरखा साम्राज्य के अंतर्गत वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। जो आय के साधन थे वो हमारे पास वही थे जो पंवार वंश और चंद्रवंश के समय थे, लेकिन वो ज़्यादा संगठित नहीं हुआ करता था जो आय का प्रबंधन था, क्योंकि उस समय अत्याचारपूर्ण शासन जिसको गोरख्याली कहा जाता है उसकी वजह से विकासात्मक गतिविधियां कम हो गई थी, आय के स्रोत नीचे गिर गए थे। और यही कारण है कि जो फ्रेजर नाम के लेखक थे जिन्होंने वृतांत अपना पूरा उस समय का लिखा है, उसमें उन्होंने कहा था कि इससे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा कह सकते हैं प्रद्युम्न शाह हुआ करते थे, जो पंवार राजा थे प्रद्युम्न शाह, तो उनके समय जो आय थी वो तकरीबन 1 लाख हुआ करती थी। ये 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही गोरखा आते हैं तो ये जो आय थी वो गिरकर तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास मात्र हो गई थी। तो ये हम गिरावट देख रहे हैं किसमें? गोरखा साम्राज्य के समय जो आय के स्रोत रहे हैं उसमें किस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट का कारण जो था वो यही था कि जो इस समय किसी तरीके से जो आय के स्रोत थे वो हमारे कम हो गए थे। तो इस तरीके से हम ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन था आय का वो किस रेशियो में कम हुआ था। तो ये 1/5 हो गया था, हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपए वार्षिक होती थी, पर एनम हुआ करती थी, और यहाँ पर जो था वो 20,000 जो था वो पर एनम की बजाय कुल हम कह सकते हैं कि 1/5 हो गई थी। तो ये वर्णन किसका है? फ्रेजर का है। और यहाँ पर ये भी देखना है कि ये 1 लाख रुपए पूरे पंवार साम्राज्य की नहीं, जो दून का इलाका था वहाँ की बात हो रही है। तो ये हम यहाँ पर गोरखा साम्राज्य के आय के स्रोत के रूप में जो भूमि कर था उसको हमने यहाँ पर थोड़ा समझा। अब हम देखेंगे कि जो गोरखा साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पर किस तरीके के दूसरे कर भी थे जो लगाए जाते थे और जो आय के स्रोत के रूप में गोरखा शासन की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करते थे। तो अब हम यहाँ देखते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोरखा शासन में लगने वाले कर। जो गोरखा शासन था वहाँ पर किस तरह के टैक्स लगते थे, अब हम उसको देखेंगे, बारी बारी से उनके नाम देखेंगे और उनको वो कौन से कहाँ पर लगाए जाते थे, अब हम उसको पूरी तरीके से टैली करेंगे। तो जैसा कि हमने गोरखा शासन के दौरान देखा था कई तरह के
टैक्स लगाए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टैक्स जो था अभी हमने देखा भूमि कर हुआ करता था। अब भूमि कर के अलावा कौन से टैक्स होते थे उनका हमें कुछ नाम यहाँ पर देखना है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं जो टैक्स था वो क्या हुआ करता था। तो यहां पर हम देखेंगे टाड़ कर, मिझारी, टाड़ कर हो गया एक मिझाड़ी हो गया, एक जो टैक्स है वो कहलाता है सलामी, ये एक टैक्स था। इसके अलावा अगला हम देख सकते हैं सौड़िया, फाल्गुन नाम का एक टैक्स हुआ करता था। ये भी महत्वपूर्ण टैक्स है, गोरखा शासन से जुड़ा हुआ। इसके अलावा एक टैक्स जो था जो हम समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही उनकी सीमाओं पर लगाया जाता था। तो उसमें हम देख लेंगे, तो ये था सायर नाम का टैक्स। तो पहले इन 5 टैक्स किस किस से जुड़े हुए थे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली पॉइंट जो आय के स्रोत के रूप में देखी थी वो भूमि कर के रूप में देखी थी, लेकिन अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि जो गोरखा साम्राज्य था उसमें भूमि कर के अलावा भी कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे। तो उसमें हमारा जो पहला जो पॉइंट था वो था टाड़ कर का। टाड़ कर जो था वो एक तरह से जो करघे हुआ करते थे, करघे मतलब कपड़ा निर्माण करने वाले, कपड़ा निर्माण पर लगाया जाता था। तो ये जो था गोरखों का जो जितने भी हथकरघा उद्योग हुआ करते थे, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे, तो उन स्थानों पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको टाड़ कर कहा जाता था। टाड़ कर के पश्चात जो दूसरा हम यहाँ पर स्रोत देख रहे हैं वो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मिझाड़ी क्या था, या मिझाड़ी जो है वो किस तरह का टैक्स था, किसके समय लगता था, या मिझाड़ी क्या है, ये भी आ सकता है क्योंकि शब्दावलियाँ बड़ी प्रयुक्त होती हैं परीक्षाओं में। तो मिझाड़ी नाम का जो ये था, ये ऐसा कर था जो गोरखा शासन के दौरान शिल्पकारों पर लगाया जाता था। तो शिल्पकारों पर लगने वाला ये कर था। तो जितने भी बढ़ई थे, लोहार थे, चर्मकार थे, उन पर गोरखा शासन के दौरान भी टैक्स लगता था, और वो जो टैक्स था उसी को हम मिझाड़ी कर या मिझारी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो टैक्स है सलामी, तो नाम से जैसे लग रहा है कि किसी को सलामी देनी हो, तो ये जो कर होता था जो गोरखा शासन के दौरान, वो जब किसी अधिकारी वर्ग के पास जाया जाता था तो अधिकारियों के लिए दी जाने वाली ये एक भेंट हुआ करती थी। तो ये भी एक तरह से टैक्स के अंतर्गत आ गई। तो अधिकारियों को आय का एक अनदर स्रोत मिल गया यहाँ पर, जिसको सलामी के नाम से जानते हैं। तो ये सलामी नाम की जो एक भेंट थी वो दी जाती थी अधिकारियों को। अब अगला जो चीज़ है वो सौड़िया फागुन है। नाम से पता चल रहा है कि ये कोई उत्सव होगा। तो उत्सवों या पर्वों पर ली जाने वाली एक तरह से ये भेंट कह सकते हैं या
कर कहा जा सकता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला जो हमारा टैक्स है वो सौण या फागुन है, जो कि उत्सवों पर्वों पर ली जाने वाली भेंट या कर इसको कहेंगे। तो इसी तरीके से हमने 4 जो टैक्स देखे, टाड़ कर, मिझाड़ी, सलामी, सौण या फागुन। इसके अलावा जो अगला कर है सायर कर, ये कर क्या हुआ करता था? तो जो सीमांत हिस्से हुआ करते थे गोरखा शासन के दौरान, जहाँ पर चेक पोस्ट बनाई जाती थी, चुंगियाँ होती थी, वहाँ पर ये टैक्स लिया जाता था। तो इसको हम कह सकते हैं ऑट्रॉय हो सकता है, चुंगी जो कर था वो ये होता था, चुंगी कर के रूप में इसको माना जाता था। तो ये हमारा जो 5वां टैक्स था वो शायर कहलाता है, जो कि चुंगी कर हुआ करता था। कब? गोरखा शासन के दौरान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर हुआ करते थे गोरखाओं के समय। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी एक तरह से कर था। इसमें कुछ अन्य पोर्शन है वो हम देखते हैं। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पर टाड़ कर देख लिया, मिझारी देख लिया, सलामी देख लिया, शायर देख लिया, सौण या फागुन जैसा टैक्स देख लिया। तो बहुत सारे हमने ये 5 कर देखे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब कौन से हमारे पास गोरखा शासन के दौरान लगने वाले जो टैक्स हैं वो बचे हैं। तो गोरखा शासन के दौरान और जो कर लगते थे उसमें एक जो टैक्स था वो है पुंगड़ी कर, दूसरा हम कह सकते हैं मांगा कर, और तीसरा हम कह सकते हैं कुसही कर। ये 3 अनदर एक कर हैं जो कि गोरखा शासन के दौरान लगाए जाते थे। इसके साथ साथ एक कर और लगता था जिसको हम कहते हैं अधनी दफ्तरी नाम का एक कर लगता था गोरखा शासन के दौरान। ये भी हमें यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा हम देखेंगे दोनिया कर एक होता था जो गोरखा शासन के समय लगता था। दोनिया कर ये एक महत्वपूर्ण टैक्स था जो कि गोरखा शासन के समय लगाया जाता था, कर का एक स्रोत हुआ करता था। इसके अलावा एक जो टैक्स था वो था मौंकर। ये बहुत अलग अलग नाम हैं और इनको बहुत ध्यान से हमें देखना है। इसके अलावा एक कर और था मरो कर। तो इतने कर पर्याप्त हैं। अभी इससे पहले हमने अपने पहले वाले पोर्शन में भी हमने देखा था कि हमारे पास जो कर था वो जैसे कि सौण या फागुन कर हो गया, सायर कर हो गया, मिझारी कर हो गया। इसके अलावा जो चुंगी पर लगता था वो टैक्स हमने देखा था जो सायर के नाम से जानते थे, और इसके अलावा सलामी कर हमने देखा था। तो उसके अलावा अब जो ये सब टैक्स हैं, पुंगड़ी कर, मांगा कर, कुसही कर, अधनी दफ्तरी, दोनिया कर, मौकर और मरो कर, तो ये भी जरूरी है हमें समझने के लिए। तो ये जो मरो कर था वो क्या था? मरो कर था जो पुत्र हीन व्यक्ति होते थे, व्यक्ति से लिया जाने वाला ये एक कर हुआ करता था।
तो मरो कर का मतलब था पुत्रहीन व्यक्तियों से जो टैक्स लिया जाता था उसको हम गोरखा शासन के दौरान इस नाम से जानते थे। तो ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर बात की जाए इस टैक्स में जो हमारा मरो कर है, इसके अलावा जो टैक्स था वो मौकर कर हुआ करता था। यही एक कर था जो हम कह सकते हैं कि गोरखों के साथ साथ चंद्र शासन के दौरान भी लगाया जाता था कुमाऊं की जनता के ऊपर। तो ये दूसरा कर हमने यहाँ पर देखा मौंकर, और मरोकर को हमने पहले ही समझ लिया है। इसके अलावा ये जो टैक्स है अधनी दफ्तरी कर, तो नाम से पता चल रहा है कि ये किसी दफ्तर में से जुड़ा होगा, और यही कह सकते हैं कि ये राजस्व विभाग के द्वारा लगाया जाता था। विभिन्न तरह के जो रिवेन्यू से जुड़े हुए दस्तावेज हुआ करते थे उस पर इस तरह के टैक्स वसूले जाते थे जनता के द्वारा। तो गोरखा शासन के दौरान जो अधनी दफ्तरी कर है वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिला के जो पहला सेगमेंट हमने देखा था टैक्स वाला वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नाम थोड़े उनसे कम स्तर के हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इनको लिखा देता हूँ। इसके अलावा ये जो दोनिया कर है ये भी समझना जरूरी है कि दोनिया कर एक तरीके से जो पर्वतीय पशु चारक हुआ करते थे उनसे किसी न किसी रूप में वसूला जाता था। तो पर्वतीय पशु चारकों से जो टैक्स वसूला जाता था उसको दोनिया कर या दोनिया टैक्स के रूप में हम गोरखा शासन के अंतर्गत समझते हैं। तो इस तरीके से हमने मरो कर, मौंग कर, दोनिया कर, अधनी दफ्तरी कर जैसे तमाम पोर्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें जिसको कहते हैं पुंगड़ी कर, तो ये पुंगड़ी कर क्या होता था कि ये एक तरीके से जब सैनिकों को नगद वेतन ना देकर कुछ ऐसी भूमियां थी जो रखी जाती थी जिससे वहाँ से जो स्रोत, जो वहाँ से जो आय हमें प्राप्त होती थी वो उसकी भरपाई यहीं से की जाती थी। तो पुणिया कर जो था, पुंगड़ी कर जो था वो एक तरह से भूमि कर हुआ करता था, और ये जो भूमि कर था इससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो ये हम देख रहे हैं पुंगड़ी कर। तो पुंगड़ी कर एक तरह का भूमि कर हुआ करता था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। इसके अलावा अगला जो टैक्स हम यहाँ देखेंगे वो है मांगा कर, जो कि युद्ध के समय, आपातकाल में युद्ध के समय गोरखा शासन के अंतर्गत वसूला जाता था। तो ये तमाम वही कर थे अगर हम देखेंगे जो कि मूलतः गोरखों के द्वारा नेपाल के पोर्शन पर लगाए जाते थे। तो जब वो उत्तराखंड में आए तो उन्होंने यही टैक्स जो था वो यहाँ के लोगों पर लगाया, तो वो नाम वहीं से चले आ रहे हैं। तो इसी में हमने देखा है कि ये जो मांगा कर है वो युद्ध के समय प्रयुक्त में किया जाता था, वैसे नॉर्मल टाइम में वो नहीं लगता था। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कर है उसमें ये कुसही कर भी आता है। इसका कारण ये है कि गोरखा गाय और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जो ब्राह्मण थे उनको सभी को वो ब्राह्मण नहीं मानते थे जो कि कुमाऊं और गढ़वाल में रहते थे। उनकी नज़र में दो ही लोग ब्राह्मण थे, एक उपाध्याय और दूसरे पांडे। तो इनको छोड़कर दूसरे लोगों पर जो टैक्स, जो ब्राह्मणों पर टैक्स लगता था उसको कुसही कर कहा जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ब्राह्मणों पर गोरखा शासन के दौरान लगने वाला जो कर हुआ करता था उसको कुसही कर के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमने
कुल मिलाकर जितने भी महत्वपूर्ण टैक्स थे वो हमने यहाँ पर कवर करे हैं। तो ये जो टैक्स हैं उन टैक्स के नाम और वो कहाँ पर किस उद्देश्य के लिए लगाए जाते थे, इसकी अपनी एक लिस्ट हमने यहाँ पर 5-5 के सेट में तैयार करी है। तो ये हमें यहाँ पर देखनी ज़रूरी है। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा एक पॉइंट में समराइज़ कर दूँ कि वो कितने हमारे पास टैक्स थे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कवर हो जाएंगी। तो गोरखा शासन में लगने वाले टैक्स की अगर बात की जाती है तो गोरखाओं के समय हमने देखा है टाड कर, मिझारी, शायर, सलामी, सौणिया फागुन, ये हमने टैक्स देखे। उसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने कुसही, मांगा, पूर्णी जो कर था वो हमने देखा था, और पूर्णी या पुंगड़ी भी कह सकते हैं इसको हम, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने दोनिया, मरो जैसे कर देखे। इसके अलावा हमने एक टैक्स और देखा जो चंदों के द्वारा भी लगाया जाता था, मौंकर उसको कहा जाता है, तो ये भी हमने देखा। तो इस तरीके से प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, किस रूप में पूछा जाएगा, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी लिस्टिंग यहाँ पर तैयार है, अधनी दफ्तरी कर जो थी वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी हैं और ये सारी महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में पहले पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी जो संभावना है वो अधिक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस सेगमेंट में हमने गोरखा शासन के दौरान जो लगने वाले कर थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर हमने गोरखा शासन में जो आय का स्रोत था, महत्वपूर्ण स्रोत था, वो हमने देखा कि वो हमारे पास कुल मिलाकर देखा जाए तो भूमि कर ही महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। तो इस भूमि कर के अलावा अगर हम देखेंगे तो वो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे पास ये महत्वपूर्ण टैक्स होंगे और इनको हमें पूरी अच्छे तरीके से मगअप कर देना है, समझ लेना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और गोरखा शासन से जुड़े हुए कुछ दूसरे फैक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम समझें कि जो गोरखा शासन था वो एक तरह से उत्तराखंड के लिए एक बुरे सपने जैसा था। तो उसको हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो तमाम प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं जैसे कि अजय सिंह रावत जैसे जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने गोरखा शासन को, ये जो गोरखा शासन था उत्तराखंड पर, इसको उन्होंने यमराज का आगमन माना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि उत्तराखंड में किस शासन को यमराज के आगमन से जिसकी तुलना की गई है, तो वो गोरखा शासन हुआ करता था। हमने गोरखों की न्याय प्रणाली को देखा है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने समझा कि गोरखों की जो न्याय प्रणाली थी बड़ी क्रूरता पर आधारित थी। वो छोटे अपराध के लिए सीधे जो अपराधी था उसके अंग को काट देते थे, बहुत भयानक सजाएं दी जाती थी, मृत्युदंड तो एक आम एक तरह से सजा हो जाती थी, तो उसको हमने देखा था। इसी वजह से गोरखों के शासन को अजय सिंह रावत ने यमराज के आगमन से उसकी तुलना करी है। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी हमने जो टैक्स देखे, वो टैक्स अगर कोई व्यक्ति चुका पाने में असमर्थ होता था तो उसे दास बना लिया जाता था। तो दासों से संबंधित कुछ सूचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि गोरखों ने दास व्यापार जो था वो गोरखा शासन के दौरान बड़े पैमाने पर हुआ करता था। तो ये जो दास व्यापार था वो बड़े पैमाने पर हुआ करता था। तो आय के स्रोत में सिर्फ भूमि कर नहीं था, सिर्फ वो सारे जो 5-10 मैंने टैक्स बताए वो नहीं थे, ये दास व्यापार भी एक आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। अब इसकी जानकारी जो है वो कई तरह के जो वृतांत हैं उससे पता चलती है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी था इस दास व्यापार का, वो था प्रत्यक्षदर्शी हुआ करता था, उसकी बात करते हैं। वो हुआ करता था रैपर। ये था रैपर नाम का एक यात्री था, उसने इसका प्रत्यक्ष वर्णन क्या है, प्रत्यक्षदर्शी था। उसका कहना था कि उत्तराखंड के आंतरिक भागों से दासों को लाकर, ये नाम जरूरी है, हरिद्वार के गोरखा चौकी, और ये जो लिखा गया है कि उत्तराखंड के आंतरिक भाग से लाकर जो गोरखा चौकी थी, जिसको कहीं जगह पर भीम गोंडा मंडी के नाम से जानते हैं, वहां पर लाकर इन दासों को, जिनकी उम्र जो थी, जिनकी उम्र होती थी, देखें 3 साल से 30 वर्ष के बीच में, इन दासों को लाकर क्या किया जाता था, 10 रुपये से 150 रुपये में मैदानी भागों में बेच दिया जाता था। तो ये एक दास व्यापार किस पैमाने पर गोरखा शासन के दौरान फैला हुआ था और अत्याचारपूर्ण शासन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसका वर्णन रैपर के द्वारा किया गया है। और उसने लिखा है कि उत्तराखंड के आंतरिक भागों से जो दास थे वो लाए जाते थे, हरिद्वार के गोरखा चौकी से उनको मैदानों में 10 रुपये से लेकर 150 रुपये में बेच दिया जाता था। तो ये उस समय के गोरखा शासन की क्रूरता का एक और उदाहरण हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो गोरखा शासन में हम देख रहे हैं वो हुआ करती थी। और गोरखों के शासन में जो चीज़ें थीं वो इस स्तर पर थीं, अत्याचारपूर्ण शासन इस स्तर पर था कि उसकी तुलना, जैसे कि हमने देखा कि अजय सिंह रावत ने यमराज के आगमन से करी हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कुमाऊं में तो नहीं, लेकिन गढ़वाल में इस गोरखा शासन के विरुद्ध छोटे मोटे कुछ हमें विद्रोह या एक तरह से
उसको चुनौती देने का काम करने वाला कुछ इंसिडेंट देखने को जरूर मिलता है। तो वो क्या था उसको हम देखते हैं। तो देखें, जब हम बाद में देखेंगे कि ये जो जौनसारी लोग हुआ करते थे, इन जौनसारियों के द्वारा अंग्रेजी सेना में बहुत पहले से शामिल होने का ट्रेंड शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों ने जो था वो ब्रिटिश आर्मी के माध्यम से जब 1815 में गोरखों के साथ युद्ध शुरू होगा तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए गोरखों को बहुत खुली चुनौती दी थी। और जब गोरखे पीछे भाग रहे थे, चाहे जोंटागढ़ हो या आगे, तो वहाँ पर जौनसारियों ने उनका प्रत्यक्ष विरोध किया था। तो ये एक बात यहाँ पर हमें समझने वाली होगी और इसको हम थोड़ा आगे वो जो युद्ध हुआ था आंग्ल गोरखा युद्ध, उसको भी हम समझेंगे। दूसरी घटना एक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो इतिहास में दर्ज है कि गोरखा शासन के विरुद्ध किस तरीके से कुमाऊं गढ़वाल में एक विरोध देखने को मिला था। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है गोरखिया उबरा। ये क्या था? तो ये गोरखा शासन के दौरान गढ़वाली लोगों के विद्रोह को इंगित करने वाला ये घटनाक्रम था और इसको हम गोरखिया उबरा कहते हैं। दरअसल जोशी मठ के पास जो जगह थी, बडगांव उसको कहते हैं, बडगांव। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गोरखे हुआ करते थे उनको एक स्थानीय प्रमुख के माध्यम से इस बडगांव के जो स्थानीय प्रमुख थे उनके माध्यम से जो गोरखे थे, गोरखों की छोटी सैन्य टुकड़ी को कमरे में बहुत चतुरता के साथ बंद कर मार दिया जाता है। तो ये है जो गोरखिया उबरा की जो घटना थी, वो है जोशीमठ के पास जो बडगांव था, वहाँ पर स्थानीय जो प्रमुख हुआ करते थे उसने कुछ लोगों की मदद से गोरखों को एक कमरे में बंद करके मार दिया। इसको हम कह सकते हैं काल कोठरी की एक घटना हुआ करती होगी। तो ये जो काल कोठरी की घटना है वो इतिहास में दर्ज है और उसके जो ये कह सकते हैं तहखाना था वहाँ पर ये हुआ था। और कुछ समय पहले तक तो वो जो बिल्डिंग थी उसमें गोलियों के निशान भी हमें देखने को मिलते थे। अब वो जो जहाँ पर ये हादसा हुआ था वो अब बिल्डिंग बहुत हद तक धराशायी हो गई है, तो उसके उदाहरण अब हमें नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो गोरखिया उबरा का जो प्रसंग है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इतना क्रूर शासन होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जनता उठ खड़ी ना हो। अब वहाँ पर ये कुछ अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत छोटी घटना थी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जो हमने जौनसारियों का उदाहरण देखा वो भी इसी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और वो होगा अब हमारा जो पोर्शन शुरू होगा, क्योंकि हमने देखा कि पंवार शासन हुआ करता था। उस पंवार शासन के अंतिम शासक थे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह को गोरखों ने
एक तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको मैंने पहले बता रखा है कि एक जो ट्रेन थी, इसको अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि 888 ईस्वी में जो पवार शासन स्थापित हुआ था वो प्रद्युम्न शाह तक तो चला आया, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर एक गोरखों का शासन दिखाई दिया जिसको हमने पढ़ा। अब जो था उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि गोरखों और अंग्रेजों का एक संघर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है गोरखा शासन की स्थापना और उसके प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो हमने देखे। अब हम देखेंगे कि जब गोरखों का विस्तार होता चला जा रहा था तो वो कौन सी घटनाएं थी, वो क्या परिस्थितियां बनी कि अंग्रेज़ों से उनका मुकाबला हुआ और अंग्रेज़ों ने उन्हें पराजित किया। तो वो अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आंग्ल गोरखा युद्ध। इसको हम कह सकते हैं एंग्लो गोरखा या गूरखा, इसको वैसे हम कहें तो आंग्ल गूरखा वॉर। ये हुआ था 18, 14 और 15 का टाइम हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये जो है अब हमारा जो नया टॉपिक होगा और अंतिम टॉपिक है गोरखा शासन से जुड़ा हुआ, वो है एंग्लो गोरखा वॉर 1814-15। और उसके बाद एक संधि होगी संगौली की संधि, जिसके माध्यम से ये पूरा जो हिस्सा था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंग्लो गोरखा वॉर थी वो किस रूप में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अभी गोरखों का शासन चल रहा था कुमाऊं और गढ़वाल के पोर्शन में, तो ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, ये अंग्रेजों का शासन कैसे स्थापित हुआ, तो ये जो युद्ध हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे वो अब हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसके कारण को देखने की। तो सबसे पहला जो है इसमें हम दो पोर्शन देखेंगे। जो एक सामान्य सी समझ है वो कुछ लोग कहते हैं कि प्रद्युम्न शाह जो थे, और ये बात सही भी है कि प्रद्युम्न शाह के मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था सुदर्शन शाह, उसको एक निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा था। कभी वो हरिद्वार के पोर्शन में था, कभी उसको बरेली के हिस्से में जाना पड़ता था, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से अपने पुराने क्षेत्र को प्राप्त कर ले। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुदर्शन शाह के द्वारा अपने पुराने क्षेत्र जो श्रीनगर का साम्राज्य था उसको पाने के लिए अंग्रेजों से लगातार मदद की मांग की जा रही थी। ये हम देख रहे हैं कि सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों से लगातार मांग की जा रही थी कि उनका
जो है जो क्षेत्र लौटाया जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुदर्शन शाह मदद मांगने गए। तो ये एक कारण हो सकता है, कहा जाता था पहले कि अंग्रेज़ों ने तब उनकी मदद के लिए गोरखों से युद्ध लड़ा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सुदर्शन शाह की ओर से गोरखों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। तो ये एक पहला कारण माना जा सकता है, लेकिन ये ऊपरी कारण था। बात इसके अंदर थी कि क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, उनका तो मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण भारत पर अधिकार कर भारत का जो संसाधन है उसका उपयोग स्वयं इंग्लैंड के विकास में लगाना। और वही बात, क्योंकि उस समय तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अब कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों पर उनको अधिकार भी करना था। दूसरा कारण ये था कि उनको उत्तराखंड के ऊपर अधिकार करने के कारण उनको तिब्बत से उनका लिंक हो जाता और वहाँ से वो रशियन एम्पायर को भी बैलेंस कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो दूसरा जो कारण इसमें कहेंगे वो कारण होगा, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण में पहला जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण होगा, जो रणनीतिक या हम कह सकते हैं कूटनीतिक कारण हुआ करता था, वो क्या था? तो वो कारण ये था कि एक तरफ जो गोरखा थे, गोरखाओं का जो विस्तार था, जो उनका साम्राज्य विस्तार हुआ करता था, वो पूर्व में काली नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक हो गया था और दक्षिण में वो तराई भाबर का जो इलाका था उस पर भी दावा कर रहे थे। तो एक तरीके से जो गोरखों का साम्राज्य था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के साम्राज्य से टकराने जा रहा था, क्योंकि ये जो तराई भाबर रुहेलखंड का जो ये पोर्शन था ये चला गया था अंग्रेजों के पास। अवध और उसके आसपास के इलाका जो था वो अंग्रेजों के पास था। तो अब ये अंग्रेजों के साम्राज्य से गोरखा टकराने वाले थे, तो नतीजा था कि युद्ध होगा ही। दूसरा यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमने इससे पहले अपने किसी वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से रशियन और ब्रिटिश अंपायर के बीच में एक जिसको कहते हैं एशियन बिग गेम कहा जाता है, कि जो विभिन्न पर्वतीय स्थल थे एशिया के, जो कि एक बफर स्टेट बन सकते थे रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में, तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश चल रही थी। तो उस क्रम में श्रीनगर का जो पोर्शन था, उत्तरी गढ़वाल का जो पोर्शन था, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर अंग्रेज तिब्बत पर नियंत्रण रखना चाहते थे। तो उस क्रम में भी इस युद्ध को देखा जा सकता है। तो बहुत गहराई वाली बातें हैं। सबसे ऊपरी तल पर जो हमने समझा है वो है कि इस युद्ध का पहला कारण तो ये था जो कि अंग्रेज बेचारे जो थे, वो कंपनी जो थी वो सुदर्शन शाह की तोड़ से गोरखों से लड़ने आ गई। ये उतना हम इसको मुख्य कारण नहीं मान सकते। कारण ये भी था क्योंकि लगातार सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों के पास जा रहे थे, अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल गया, चलो युद्ध लड़ते हैं, और अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा और बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास ही रख लिया और सुदर्शन शाह को एक धोखे का सामना करना पड़ा, जिसकी बात हमने टिहरी रियासत वाले वीडियो में पहले कर रखी है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण हमें ये पता है कि जो गोरखे हुआ करते थे उनका साम्राज्य और अंग्रेजों का साम्राज्य जो था वो टकराने लगा। तो ये एक प्रकार से ये जो युद्ध था वो साम्राज्य विस्तार की टकराहट का परिणाम हुआ था।
तो ये जो था, एक तरफ से गोरखे जो कि काली नदी से सतलज नदी तक और उत्तर में उत्तरी गढ़वाल तिब्बत के पोर्शन से लेकर दक्षिण में तराई भाबर तक का एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने अधीन रखने की बात करने लगे थे, उन्होंने कर भी लिया था। तो उनकी सीमा जो थी वो इधर से, क्योंकि ये टाइम है 1816 का, अब यहाँ तक अगर थोड़ा भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी है, आधुनिक इतिहास के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि बंगाल का बड़ा पोर्शन अंग्रेजों के अधीन चला गया है, बंबई का बड़ा पोर्शन, मद्रास का पोर्शन जा चुका है और अवध के पोर्शन की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रुहेलखंड के हिस्से में मराठों का भी अगर हम देखेंगे तो मराठा साम्राज्य भी अब बहुत हद तक जो है वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लग रहा है, वो भी उनके नियंत्रण में आ रहा है। तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होने लगा है। तो अब उनका भी साम्राज्य इन गोरखों के साम्राज्य से टकराता है, तो वो भी एक युद्ध का यहाँ पर कारण हमें देखने को मिलेगा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको एशियन बिग गेम के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। तो ये कारण था, इस कारण की वजह से युद्ध शुरू हुआ। अब उस युद्ध के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई वो हम देखते हैं। तो एंग्लो गोरखा वॉर को अगर हम देखना है तो इसकी जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वो 1 नवंबर 1814 में हुई थी। तो ये हम समझ सकते हैं कि इस युद्ध की आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1814 को हुई थी। अच्छा, उससे पहले अगर हम देखेंगे, उससे पहले क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो 2 डिवीज़न थी वो गोरखों से सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। तो एक था मेरठ डिवीज़न, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवीज़न थी, मेरठ डिवीज़न, और दूसरी डिवीज़न थी जालंधर, लुधियाना डिवीज़न। लुधियाना के पास जो स्थित डिवीज़न थी वो डिवीज़न, ये दोनों डिवीज़नें मूव करी गई। इसका अधिकार का काम था कि देहरादून के इलाके पर नियंत्रण किया जाए, और इस डिवीज़न का काम था कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी और सतलज नदी का पोर्शन है उसको कवर किया जाए, क्योंकि ये जो इलाका था अधिकतर कहाँ पर पड़ेगा, ये इलाका जो पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के हिस्से में पड़ेगा, और यहाँ पर जिस गोरखा सेनापति का शासन था वो अमर सिंह थापा हुआ करता था। तो यहाँ वाले पोर्शन पर कैप्चर करने का जो दायित्व था वो लुधियाना डिवीज़न को दिया गया, और इसके जो लुधियाना डिवीज़न के जो मेजर जनरल हुआ करते थे वो ऑक्टर लोनी हुआ करते थे। मेजर जनरल ऑक्टर
लोनी हुआ करते थे। दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा के अलावा जो दून का पोर्शन था, जो कुमाऊं गढ़वाल का पोर्शन हुआ करता था, इसको हम कुमाऊं एंड गढ़वाल में भी जोड़ सकते हैं। इस डिवीज़न का नेतृत्व करने वाले जो हुआ करते थे वो थे मेजर जनरल गिलेस्पी, ये हुआ करते थे। और इनके अधीन इनके 2 लेफ्टिनेंट कर्नल थे। एक का नाम था मौजी, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल मौजी हुआ करते थे। और दूसरे जो इनके अधीन लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनका नाम था कारपेंटर। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल कारपेंटर भी इनके साथ थे। तो इन लोगों ने जो था मेजर जनरल गिलेस्पी जो थे वो कुल मिलाकर बहुत तेज़ी के साथ वो देहरादून वाले इलाके की तरफ मूव करे और इनकी जो सेना थी गिलेस्पी की वो जाकर 24 अक्टूबर को देहरादून पहुंच गई। तो इनकी जो सेना थी गिलेस्पी की ये देहरादून के इलाके पर 24 अक्टूबर को पहुंच गई थी। तो ये पहली लेयर जो इस एंग्लो गोरखा वॉर के अंतर्गत हमने देखी कि 24 अक्टूबर 1814 तक जो था वो जो हमारे सैनिक थे वो ब्रिटिश आर्मी के जो सैनिक थे वो देहरादून के पोर्शन में चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन असली चीज़ें तो अब इसके बाद होंगी, क्योंकि आधिकारिक युद्ध की घोषणा अब इसके 6 दिन बाद होती है। उससे पहले क्या होता है कि गिलेस्पी जो है वो इस देहरादून के पोर्शन के उत्तर पूर्व में तो हमारा जो सन चल रहा है वो अभी 1814 चल रहा है। ये सारी घटनाएं हम 1814 की देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक दून देहरादून के उत्तर पूर्व में एक जगह पड़ती है नाला पानी। तो ये नाला पानी वाला हिस्सा हुआ करता था। ये नाला पानी का एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध को हम कहते हैं खलंगा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा इसको कलंगा का युद्ध भी कहा जाता है। तो 24 अक्टूबर को देहरादून पर नियंत्रण करने के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी वो मेजर जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में इस पोर्शन की तरफ बढ़ी थी और यहाँ पर जो पोर्शन था एक शासक था गोरखा शासक बलभद्र सिंह थापा, जो कि अमर सिंह थापा का जो अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा का ये भतीजा हुआ करता था। तो ये कौन सा था? बलभद्र सिंह थापा। अब इसने क्या करा कि इसने यहाँ पर खलंगा के पोर्शन में एक छोटी सी जगह पर उसने अपना एक चोटी जो थी पर्वत की वो अपने अधीन करी और यहाँ पर एक छोटा सा मोर्चा उसने बना लिया। यहाँ पर मोर्चा बना लिया जिसको पाने के लिए हम देखेंगे कि 26 अक्टूबर 1814 से लेकर 31 अक्टूबर 1814 के बीच में बड़े पैमाने पर कोशिश की गई। किसके द्वारा? मेजर जनरल गिलेस्पी के द्वारा। तो जो बलभद्र सिंह थे इनके पास बहुत छोटे से लोग थे, 300 से 400 जवान थे, गोरखा जवान, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी डिवीज़न थी अंग्रेज़ों की। तो एक छोटी सी जगह खलंगा पर एक छोटा सा मोर्चा बनाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स को रोकने की कोशिश करी, जिनके पास पूरी डिवीज़न थी। और ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत कोशिश किए जाने के बाद भी मेजर जनरल गिलेस्पी इस मोर्चे को तोड़ नहीं पाए और
अब युद्ध होता है और इस युद्ध में गिलेस्पी जो हैं वो मार दिए जाते हैं। तो डिवीज़न के प्रमुख जो था गिलेस्पी, वो शहीद हो जाता है, चला जाता है ब्रिटिश कंपनी का, मार दिया जाता है बलभद्र सिंह और उनके सैनिकों के द्वारा। और कुल मिलाकर अब 31 अक्टूबर से लेकर ये पूरा घटनाक्रम है 27 नवंबर तक, इतने समय तक भी जो ब्रिटिश आर्मी थी वो इस मोर्चे पर, इस जो बंकर था उसको कैप्चर कर पाने में असमर्थ रहती है। बाद में जब यहाँ पर पानी की समस्या हो जाती है तो फिर ये पोर्शन जो था वो अंग्रेज़ों के हिस्से में चला जाता है, क्योंकि बलभद्र सिंह वहाँ से दुश्मन की सेना को चीरते हुए आगे निकलता है और तब जाकर वो जौंटगढ़ चला जाता है। तो यहाँ से बलभद्र सिंह जो था वो जौंटगढ़ चला जाएगा और जौंटगढ़ से फिर जब जौंटगढ़ का हिस्सा, पहले तो खलंगा का हिस्सा, फिर जौंटगढ़ का हिस्सा भी अंग्रेज़ों के पास जब चला जाएगा बाद में, तो ये वहाँ से जो रणजीत सिंह हुआ करते थे, रणजीत सिंह जो पंजाब के थे, तो उनकी सेना में लड़ते हुए ये अफ़गानों से शहीद हो जाएंगे। तो ये आगे की कहानी है। लेकिन यहाँ पर बलभद्र सिंह थापा ने जो गोरखों के रण कौशल था उसको अंग्रेज़ों को दिखाया। 1 महीने तक पूरी की पूरी ब्रिटिश डिवीज़न जो थी वो एक छोटे से खलंगा पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाई थी। तो ये इस युद्ध की कहानी थी। ये युद्ध, खलंगा का युद्ध में कौन सा मेजर जनरल था, कौन सा गोरखा शासक था, ये सब हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें कवर करी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये युद्ध था, इसी की वजह से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि संगोली की संधि के बाद, जब संगोली की संधि हुई, तब उन्होंने ये कहा कि ये जो गोरखा सैनिक होंगे वो ब्रिटिश आर्मी के हिस्से रहेंगे। ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत उन्हें उनकी एक डिवीज़न रखी जाएगी, उनके एक बटालियन रखी जाएगी, डिवीज़न नहीं बटालियन, एक छोटा सा पोर्शन जो होगा वो ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत रहेगा। और वो आज तक बना हुआ है, जिसको हम इंडियन आर्मी के अंतर्गत भी देखते हैं कि गोरखा रेजिमेंट जो है वो आज हमारे पास है। तो ये कारण यही था, ये युद्ध था जिसमें अंग्रेज अचंभित रह गए थे। भले उन्होंने 1 महीने बाद अधिकार कर लिया, लेकिन 1 महीने तक गोरखों ने ब्रिटिश सेना को रोके रखा था। तो ये हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा आगे जो पोर्शन है वो ये है कि जब दून के इलाके में, खलंगा के इलाके में इनका कब्जा हो गया, तो उसके बाद इन्होंने आगे यहाँ पर हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने बैराठगढ़ और जौंटगढ़ पर भी नियंत्रण कर लिया। तो इस तरीके से जो जौनसारी, बाबर, भाबर और देहरादून का पोर्शन था वो गोरखों के हाथ से निकल गया। तो एक चीज़ तो ये हुई। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज यहीं नहीं रुके, वो अब यमुना नदी के और पश्चिम में सतलज वाले पोर्शन में भी बढ़ते हैं और वहाँ पर मलावगढ़ की जो संधि होती वो हम आगे देखेंगे, मई 1815 में होती है ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा के बीच में। तब वहाँ का भी हिस्सा अब अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और इस तरीके से अब जो है वो कुमाऊँ का जो पोर्शन था उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने अधीन करा। तो गढ़वाल के बहुत बड़े हिस्से को जीतने का काम अब हो चुका था। खलंगा का युद्ध, उसके बाद बैराटगढ़, उसके बाद जौंटागढ़, ये सारे पोर्शन आ चुके थे। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें उत्तराखंड वाले पोर्शन पर ही ज़्यादा फोकस करना है, तो कुमाऊँ
पर ब्रिटिश शासन किस तरीके से स्थापित होता है, ये हमें अब देखना है। इसमें कई युद्ध हैं, बस उनके नाम, सन और किनके बीच में लड़े गए हैं वही हमें देखकर हमारा यहाँ पर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें देखना है वो कि एक युद्ध हुआ था दिगाली गौड़ का युद्ध। सबसे पहले यहाँ पर दिगाली गौड़ का युद्ध कुमाऊं के रीजन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो युद्ध था ये 31 मार्च 1815 को मार्च 1815 को ब्रिटिश कैप्टन हियर्सी व गोरखा शासक इसको हम कह सकते हैं कि जो कैप्टन हियर्सी था वो और उसके साथ जो इसके अगेंस्ट में जो शासक था उसका नाम है हस्ती दल चौतरिया के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध था दिगाली गौड़ का युद्ध जो 31 मार्च 1815 में हुआ था। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और इस युद्ध में हस्ती दल ने जो किया था वो इस युद्ध में जो शुरुआती युद्ध था हस्ती दल ने इस कैप्टन हियर्सी को बंदी बना लिया था। तो ये भी हमें यहाँ पर समझना है। तो दिगाली गौड़ का युद्ध जिसमें अंग्रेजों को एक छोटी पराजय देखने को मिली थी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं कि जो गढ़वाल के पोर्शन पर हमें देखने को मिलता, कुमाऊं के पोर्शन पर जो देखने को मिलता है वो है गढ़नाथ डांडा का युद्ध। अगला जो है गढ़नाथ डांडा का युद्ध। ये गढ़नाथ डांडा का युद्ध क्या है? ये सारी बातें 1815 की हो रही है। गढ़वाल और का जो बड़ा पोर्शन है वो अब अंग्रेजों के पास जा चुका है। तो गढ़नाथ डांडा का जो युद्ध था वो हुआ 23 अप्रैल 1815 को। और इस युद्ध में जो था ये हस्ती दल चौतरिया जो था वो मारा गया। तो हस्ती दल चौतरिया की मृत्यु थी वो गढ़नाथ डांडा के युद्ध में 23 अप्रैल को हुई थी। और ये युद्ध लड़ा गया था हस्ती दल चौतरिया वर्सेस कर्नल निकोल सन के बीच में। और इसमें हस्ती दल चौतरिया मारा जाता है। हस्ती दल चौतरिया उस समय के जो नेपाल के राजा थे गिरिवाड़ युद्ध विक्रम शाह उनका चाचा हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ी एक आघात था गोरखों के लिए कि उनका जो राज परिवार से जुड़ा हस्ती दल था चौतरिया वो शहीद हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन सा युद्ध था? ये गढ़नाथ डांडा का युद्ध उस समय इसको कहा जाएगा कि यही युद्ध हुआ करता था। अब उस समय क्योंकि हमने देखा था कि 1806 से लेकर 1815 तक, यहाँ हमें समझना होगा कि ये दो युद्ध हमने देख लिए। अब एक के बाद एक गोरखे पीछे हट रहे हैं, गोरखों का पराजय हो रही है अंग्रेजों के द्वारा। और अब हमने देखा था जब हमने प्रशासक पढ़े थे तो हमें पता है 1806 से लेकर 1815 तक हमें जो कुमाऊं का जो सूबेदार था या जिसको हम कहते हैं सूबा जो गोरखों का था वो था
चौतरिया बमशाह कहा जाता था, उसको बमशाह हुआ करता था। उसने इन युद्धों के परिणाम स्वरूप 26 अप्रैल 1815 को समर्पण कर दिया था। तो ये एक ज़रूरी हमें एक सूचना ये मिलती है कि 26 अप्रैल 1815 को बमशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और 27 अप्रैल, ये सारे घटनाक्रम हैं, तिथियां हैं, ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कुमाऊं के हिस्से में लेकर एक समझौता हुआ। किसके बीच में? दो चीज़ें हमें यहाँ देखनी होगी। 27 अप्रैल को कुमाऊं के पोर्शन को खाली कराने के लिए अंग्रेजों और गोरखों के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते में दो वर्ग हमें देखने को मिलेंगे। एग्रीमेंट है तो एक पोर्शन में जो गोरखों की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे वो हम उसमें बमशाह, चामू भंडारी और एक अन्य नाम भी है जसवर्धन थापा। तो ये जसवर्धन थापा, ये तीन लोग इस समझौते में गोरखों की तरफ से होते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से ई गार्डनर हुआ करता है। और ये जो समझौता था ये 27 अप्रैल को होता है और इस समझौते में ये कहा जाता है कि गोरखे जो हैं वो कुमाऊं के पोर्शन को खाली कर काली नदी से पूर्व में हट जाएंगे। तो ये समझौता, इस पर साइन और इसकी जो तिथि है ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 अप्रैल तक आते आते जो स्थिति थी वो अलग दिशा में चली गई है। तो इसके अलावा क्योंकि हमने 26 अप्रैल को देखा, इससे पहले हमने 26 अप्रैल को बमशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया, अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं जो 22 अप्रैल का टाइम है वो 22 अप्रैल था जब अंग्रेजों ने लोहागढ़ पर नियंत्रण कर लिया था। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो था अब गोरखों के पास चला गया था। तो इस तरीके से हमने दो हिस्सों पर अंग्रेजों के पास चला गया था, तो इस तरीके से हम ये समझ लिए कि 27 अप्रैल का जो समझौता था वो किस तरीके से कुमाऊं के पोर्शन में अंग्रेज स्थापित हो गए उसको बताता है। दूसरा जो हिस्सा है गढ़वाल का, तो गढ़वाल के हिस्से में हमने खलंगा, जौंटगढ़, बैराठगढ़, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ये तो 1814 में ही बहुत चीज़ें बदल गई थी, 1815 तक आते आते और स्थितियां बदल गई। अब जब ये जो पोर्शन था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और कांगड़ा वाला जो क्षेत्र था, सिरमौर व कांगड़ा वाला जो पोर्शन था, इसमें क्या होता है, इसमें 15 मई 1815 में अमर सिंह थापा और अगेंस्ट में जो होते हैं मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है मलावगढ़ की संधि। तो मलावगढ़ का जो दुर्ग था वो भी अमर सिंह थापा को छोड़ना पड़ता है और समझौता ये होता है कि गोरखा जो हैं वो काली नदी के पूर्व में चले जाएंगे। तो चाहे सिरमौर का इलाका हो, गढ़वाल का इलाका हो या कुमाऊं का इलाका हो, ये तीनों इलाके अंग्रेजों द्वारा गोरखों से युद्ध कर विजित कर दिए जाते हैं। तो ये स्थिति रहती है 1815 की।
अब ये अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग संधियां की गई हैं। अभी कोई बहुत बड़ी कोई संधि नहीं हुई है जो कि नेपाल के राजा के द्वारा स्वीकार्य हो, तो वो संधि होती है, वो संधि होती है अब 2 दिसंबर 2 दिसंबर को। तो ये हम समझेंगे 2 दिसंबर 1815 को एक संधि होती है, संगोली की संधि, और इस संधि के माध्यम से जो बाद में 1816 में प्रभावी होती है, तो ये भी हमें देखना है। पहले मान्य होने से मना हो उसको नहीं करा जाता है, तो 1816 में जाकर फिर अंग्रेज़ों द्वारा फिर उसको मनाया जाता है, तो प्रभावी 1816 से मानी जाएगी। लेकिन ये संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 2 दिसंबर 1815 को हुए थे, और इस संधि पर जो था 2 वर्ग थे, अंग्रेज थे और दूसरे जो थे वो गोरखा थे। तो अंग्रेजों के तरफ से अगर हम देखेंगे, अंग्रेज की तरफ से इस संधि पर, अंग्रेज की तरफ से इस संधि पर किसके हस्ताक्षर मिले हैं? ये हस्ताक्षर मिले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रॉड शॉ के। तो ये 2 दिसंबर 1815 को जो संगोली की संधि हुई, उस पर अंग्रेजों की तरफ से जो हस्ताक्षर मिले हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रॉड शॉ का हस्ताक्षर हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि इस संधि पर जो गोरखों की तरफ से हस्ताक्षर होते हैं, ये जो हस्ताक्षर होता है गोरखों की तरफ से, वो क्योंकि वहाँ पर नेपाल के जो राजा थे उस समय वो थे ग्रिवाड़ युद्ध विक्रम शाह थे। तो इनकी तरफ से जो साइन इस संधि पर करा है, जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, वो है गजराज मिश्र और दूसरे चंद्रशेखर उपाध्याय। तो ये कहानी है संगोली की संधि की, और इस संधि के माध्यम से ही वो जो एंग्लो गोरखा वॉर था वो समाप्त होता है। अब जो गोरखा सतलज नदी तक आ गए थे, सतलज नदी तक आ गए थे काली नदी से, अब उनको अपना तमाम जो क्षेत्र था वो खाली कर काठमांडू में स्थापित होना पड़ता है। वो पोर्शन उनके हाथ से चला जाता है, और अब चाहे वो हिमाचल का पोर्शन हो, चाहे वो गढ़वाल का पोर्शन हो, चाहे वो कुमाऊं का पोर्शन हो, सब में अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं। तो ये कहानी थी उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में गोरखों को हटाकर अंग्रेज सत्ता स्थापित होने की, क्योंकि हम देखेंगे कि एक पद सृजित किया जाएगा कुमाऊं कमिश्नर का, और इस पद की खासियत ये होगी कि ये इस पर बैठने वाले जो व्यक्ति होंगे ई गार्डनर होंगे, और वो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बनेंगे। ई गार्डनर 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बनेंगे, और दूसरी तरफ 8 जुलाई, ये नाम है इनके सहायक के रूप में, 8 जुलाई को ट्रेल विलियम ट्रेल की नियुक्ति की जाएगी। तो ये तो खैर कुमाऊं कमिश्नर का अपना एक लंबा इतिहास है, उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि हमने
हमने जो गोरखा शासन को देखा था कि किस तरीके से प्रद्युम्न शाह को हटाकर गोरखे गढ़वाल पर स्थापित हो गए, उधर महेंद्र चंद को हटाकर 1790 में गोरखे कुमाऊं पर पहले से ही स्थापित हो चुके थे और वहां से लेकर 1815 तक उनका जो क्रूर शासन था वो स्थापित हुआ था। और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने किस तरीके से गोरखों को हटाकर पुनः अपने अधीन करा, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस गोरखों से संबंधित विविध प्रश्न बनते हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो एक हिस्सा तो ये है कि गोरखों ने जो क्रूर शासन किया, क्या उनके शासन के समय किसी तरह का कोई अच्छा काम भी किया गया? तो वो हम यहां पर देख लेते हैं कि गोरखों के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, रिजुविनेशन किया गया उनका। और इसमें श्रीनगर का एक मंदिर है कंस मर्दनी मंदिर, उसका नाम उल्लेख किया जा सकता है। तो श्रीनगर का जो ये मंदिर था, जो कि जिसका जीर्णोद्धार कंस मार्दिनी मंदिर श्रीनगर, उसका जीर्णोद्धार गोरखों के द्वारा किया गया था। तो ये एक जरूरी यहाँ पर हमने उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात देखी। इसके अलावा हम ये समझ सकते थे कि थोड़े कुछ और मिसलेनियस चीज़ें हैं कि गोरखा शासन के दौरान सैनिक जो कि 2 वर्ष का विश्राम लेते थे, 2 वर्ष की सेवा मुक्ति उनकी होती थी, उसको हम ढाकचा कहते हैं। तो ये भी एक जरूरी यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है कि गोरखा शासन के दौरान 2 वर्ष के लिए सेना मुक्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो उनको ढाकचा कहा जाता था। अगली चीज इसमें ये कही जा सकती थी कि जो एक भाषा हुआ करती थी, गोरखों की भाषा क्या थी? गोरखों की भाषा खुशकुरा नाम की एक भाषा, उसको हम मान सकते हैं। तो खुशकुरा नाम की भाषा गोरखों से जुड़ी हुई हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर हमने, इसके अलावा भी 1-2 प्रश्न हैं जो कि हमें बहुत आसानी से कई अन्य पुस्तकों में लिख के मिल सकते हैं, तो उनको हम ज़रूर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखें। तो कुल मिलाकर हमने कुमाऊं के जो या उत्तराखंड के इतिहास में जो बहुत बड़े पोर्शन से कत्यूरी शासन, गोरखा शासन, चंद्र शासन, गोरखा शासन, ये तमाम जो पवार शासन, ये जो पूरे हमारे पास पोर्शन थे वो हमने कंप्लीट करे हैं। तो इसको हमने, मैं बता दूं कि हमने कत्यूरी, कुड़िंद, कत्यूरी, पवार, चंद्र, गोरखा, ये तमाम पोर्शन हमने कंप्लीट करे हैं। अब हम अंग्रेज़ों का किस तरीके से उत्तराखंड में आगमन हुआ है वो भी देख लिया है। अब अंग्रेज़ों का जो शासन है वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई उसको कवर करेंगे और तब जाकर इतिहास का हमारा पोर्शन कंप्लीट होगा। तो ये पोर्शन बड़ा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न भी बहुत गुच्छों में आते हैं और वो रिपीटेड भी होते हैं। तो एक तरीके से हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो उत्तराखंड के पोर्शन को अभी हम आगे कुछ दिन और पढ़ेंगे। तो
आज के इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।